हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव स्किल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हमने जो है प्रीवियस ईयर पेपर में गणना पर्यवेक्षक 2019 के जो बचे हुए प्रश्न उनको लिया है, और सम्मिलित अवर अधीनस्थ जो दूसरा एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न लिए हमने। ठीक है, तो यूपी स्पेशल और आधुनिक भारत के इतिहास दोनों के संग्रह है, और उम्मीद है कि यूपी पीईटी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मथुरा। देखिए, हम लोग इसके विषय में थोड़ा सुनते हैं कि जो तेल रिफाइनरी है इसकी वजह से जो है, जो आगरा का किला है, या जैसे कह सकते हैं आगरा का ताजमहल, मतलब आगरा के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो सफ़ेद संगमरमर पत्थर के बने हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, उस पर इफेक्ट आ रहा है इसका। किसका? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो तेल रिफाइनरी है, इसका जो है इफेक्ट आ रहा है इन पे। ठीक है, तो ये बेसिकली इलाहाबाद में के नज़दीक तो आगरा के है नहीं, कानपुर भी नहीं, झांसी भी नहीं। राइट आंसर क्या? मथुरा। मथुरा में ये है। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की छठी रिफाइनरी जो है, ये करीब 1982 में स्थापित हुई थी। ठीक है, 1982 में स्थापित हुई थी, और ये देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए स्थापित की गई थी। यह रिफाइनरी जो है बेसिकली मथुरा उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पे है? इसका इफेक्ट बेसिकली आगरा के जितने भी हैं सफ़ेद संगमरमर के स्थल जो भी हैं, जहाँ पे भी ये जड़ा हुआ, वहाँ पे इसका बैड इफेक्ट दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित या अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी तड़वी, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी बुक्सा। इसकी बात करें तो अनुसूचित जनजाति शब्द जो है पहली बार भारतीय संविधान में दिखाई दिया है, और यह जो है अनुच्छेद जो आपका, जैसे अब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 338, 39 उधर पढ़ेंगे तो अनुसूचित जनजातियों के विषय में बताया गया है। ठीक है, और उनमें जैसे ऐसे पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 366 के जो 25 पैरा है उसमें दिया गया है कि अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ या जनजातियों के समूह को परिभाषित किया गया 366 वाले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है बेसिकली राजी, थारू और बुक्सा, जैसे राजी भी है, थारू भी है और बुक्सा भी है, ये भी है। ठीक है, अनुसूचित जाति तो रहते हैं, लेकिन ये तड़ावी जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की जनजाति में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान, सिद्धेश्वरी देवी। किसका संबंध था भैया? देखिए, बनारस में जन्मे सिद्धेश्वरी देवी का जो है लालन पालन 19 जो है उनकी मौसी राजेश्वरी देवी ने किया था। बचपन और युवा अवस्था उससे गुजर जाने के बाद वो कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ जो संगीत का अध्ययन किया, और उत्तर प्रदेश इनका जो है संबंध है। हालांकि ये सिद्धेश्वरी देवी जो है, इनको इसलिए इनका नाम याद किया था क्योंकि 1966 में जो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। क्या, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार इनको दे दिया गया था। और जैसे आपको लग रहा भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी नहीं है, गंगूबाई हंगल भी नहीं, गुलाम अली, इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? नगरपालिका संस्थान, राजकीय स्तर पर न्यायाधिकरणों की स्थापना, 8वीं अनुसूची, या पंचायती राज संस्थान? बताओ भैया। देखिए, मैं बताऊं आपको, जो देखिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां, 73वां जो है अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से पंचायत निकल के आएगा, जो पंचायत है, और 74वां जो है ये नगर पालिका। क्या? 74वां जो है वो आती है नगर पालिका। ठीक है, तो बेसिकली पूछा क्या? 73वां पूछा है, तो नगर पालिका संस्थान तो 74वां में आता है। ठीक है, 74th वाले में आएगा। इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है? आप जिस भारत का जो 73वां संविधान संशोधन है 1993 में जो है ये आया था। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है, और इसमें बताया गया ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, और यह अनुच्छेद जो है राज्य के डीपीएसपी में रखा गया है। इस पर मतलब किसी भी न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब न्यायालय का हस्तक्षेप इस पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर,
पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा? ये कम से कम 8 बार यूपीएससी ने पूछा है। तो यूपीएससी पीटी एग्जाम में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो आप इस प्रश्न के लिए तैयार रहिए। ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी डोडाबेट्टा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी चेम्बरा। बताओ भैया। देखिए आप है तो ये अनाईमुडी भी है, डोडाबेट्टा भी है, महेंद्रगिरी भी है, चेम्बरा नहीं है। लेकिन इसमें अगर सबसे उच्च शिखर देखा जाए तो सबसे उच्च शिखर इसमें जो है आपका अनाईमुडी है, ऑप्शन ए। इसका जो करीब ऊंचाई जो है वो है 2695 मीटर। बात क्लियर है। और ये है कहाँ पे? तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछे तो ये केरल में है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्या है? जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। मुबारक शाह, इब्राहिम सरकी, मलिक सरवर, हुसैन शाह। एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये भी लगभग 5वीं बार ही आया है। यूपीएससी ने 5वीं बार इसको पूछ रखा है। तो यूपीएससी अगर कहीं आता है तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में जो है आपका अटाला देवी मस्जिद मंदिर, ये पहले मंदिर था अटाला देवी का, लेकिन ये मस्जिद के रूप में इसको तोड़ बना दिया गया है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की जो शैली है वो सरकी शैली का से बना गया है। किस कौन शैली? सरकी शैली का ये बनाया गया है, ठीक है। सरकी से बनाया गया है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है इब्राहिम सरकी ने करवाया था। कौन करवाया था? इब्राहिम सरकी। कहाँ करवाया था? जौनपुर में। जौनपुर में। और जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सिराज ए हिंद के नाम से जो है जौनपुर को जाना जाता है। बात क्लियर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? 7वां नंबर है उत्तर प्रदेश के इस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। पार्वती अर्गा, सुर सरोवर, सुरहा ताल, ऊपरी गंगा। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी? जो है आपके रामसर साइट की। तो बेसिकली रामसर साइट जो है भारत में रामसर साइट करीब 11-12 है अभी वर्तमान में नामित की गई है। जैसे ऊपरी गंगा आर्द्रभूमि जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है ना। और क्या पूछा है? रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। हालांकि पार्वती अर्गा भी अभी हाल ही में लिस्ट में आया है, तो अब इसमें, लेकिन अभी जब ये प्रश्न बना था तब तक नहीं था ये, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो है इसको आप इसमें राइट आंसर आपका ऊपरी गंगा नदी हो जाएगा। और सुरहा ताल जो पश्चिम बिहार है, सुर सरोवर पश्चिम बिहार है, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपरी गंगा, ठीक है। पार्वती अर्गा ये है आपके आगरा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेराइट और एंडुला साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ललितपुर में, इलाहाबाद में, सोनभद्र में या मऊ में? बताओ भैया कहाँ पाए जाते हैं ये? देखिए अगर हम बात करें किसकी, बेराइट और तथा एंडुला साइट की बात करें तो ये बेसिकली जो है आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सोनभद्र। जैसे यहीं पे बेराइट पाया जाता है, एंडुला साइट, पैराइट्स भी यहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कहाँ की, जैसे हम इलाहाबाद की बात कर दें तो इलाहाबाद में आपका जो है पोटास और कांच बालू पाया जाता है। क्या? एक तो पोटास पाया जाता है और दूसरे कांच बालू पाया जाता है, कांच बालू, ठीक है, ये पाया जाता है। फिर अगर बात कर लें किसकी, ललितपुर की, तो यहाँ पे सोना पाया जाता है। क्या? सोना पाया जाता है। बॉक्साइट पाया जाता है। क्या? सोना, बॉक्साइट। उसके बाद आपका यूरेनियम, ग्रेनाइट, उसके बाद आपका आता है तांबा। बात क्लियर है। उसके बाद आप जैसे मऊ में ऐसा कोई प्लेस नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सोनभद्र। 9वां प्रश्न लेते हैं। 9वां में क्या भैया? निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? पन्ना, जिम कॉर्बेट, अमनगढ़ या इनमें से कोई नहीं? पन्ना आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, गलत बात। ये हो जिम कॉर्बेट जो है आपके उत्तराखंड में, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अमनगढ़ जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व जो है स्थापित किए गए हैं। अगर यहाँ पूछा जब पहला टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का, पहला टाइगर रिजर्व, तो पहला टाइगर रिजर्व जो है वो आपका हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। पहला टाइगर रिजर्व कौन है? दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये 1987 में जो है ये बनाया गया था। 1987 में जो है इसको घोषित किया गया। अगर दूसरा जो है बात करें, दूसरा टाइगर रिजर्व, तो दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो है अमनगढ़। क्या है? ये दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ये अमनगढ़ है। ये अमनगढ़ है कहाँ पे? ये है आपके बिजनौर में,
बिजनौर में स्थित है। ठीक है, इसकी घोषणा वर्ष 2012 में की गई थी अखिलेश यादव गवर्नमेंट में। बात क्लियर है। उसके बाद जो है तीसरा टाइगर रिजर्व, तीसरा टाइगर रिजर्व है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। जो पीलीभीत टाइगर, इसकी घोषणा जो है ये होगी 2014 ईस्वी में। ठीक है, 2014 ईस्वी में। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 से 1 अप्रैल 1973 से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1973 में। यह उसका उत्तराखंड में शुभारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर जिससे पूछा गया है कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश संबंधित है, तो अमनगढ़ 2014 भी हाल ही में जो है इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, बुद्ध ने में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। झांसी, बोधगया, कौशाम्बी या सारनाथ? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करें गौतम बुद्ध जो है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, जैसे बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना, ऋजुपालिका नदी किनारे, तो इनके पहला धर्मोपदेश जो है यह कह सकते हैं अपने मत की आधारशिला जो है ये इन्होंने रखी थी ऋषिपट्टनम। हमने आपको नाम बार मैं नाम दे रहा हूँ क्या, ऋषिपत्तनम बोले तो सारनाथ में जो है इन्होंने आधारशिला रखी थी। और जिसे कहा क्या गया था, जिसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। बात क्लियर है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हो, कौशाम्बी में इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, ऐसे, और झांसी में कुछ इनका था संबंध, जिसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, क्या भैया, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा आगरे के किले का निर्माण कौन करवाया था? तो आगरे का किले का निर्माण जो है ये करीब जो है हुआ था आपका 1565 से लेकर के 1573 तक हुआ था। उस बीच जो मुगल बादशाह था वो था आपका अकबर। कौन था? अकबर। 1565 में अकबर ने इसका निर्माण शुरू किया था। यह किला करीब 48,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। जो आपका आगरा का किला है इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। और 1983 में जो है यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ताजमहल जो है ये शाहजहां ने बनवाया था। अगर ताजमहल पूछता तो शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवा दिया था। हालांकि ये गलत होती है, जो महल ये शिव मंदिर था इसको तोड़ करके जो है शाहजहां ने ताजमहल का रूप दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, 2011 की जनगणना के संबंध में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। बताओ ये सबसे बड़ा जिला कौन है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या करीब 19.28 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या करीब 16.50% आबादी इसका रहती है। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर क्रमशः देखा जाए तो 1 नंबर पे आपका आता है इलाहाबाद, दूसरे नंबर पे आपका आता है मुरादाबाद, पहले पे इलाहाबाद, दूसरे पे मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पे आता है गाजियाबाद। क्या आता है? गाजियाबाद आता है। चौथे नंबर पे आपका आता है आजमगढ़। ठीक है, और 5वें नंबर पे आपका आता है लखनऊ। क्या आता है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ आता है। साथ ही अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाली बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या में आपका जो है महोबा, उसके बाद आता है चित्रकूट, महोबा के बाद चित्रकूट, श्रावस्ती और ललितपुर। और ललितपुर। तो ये बेसिकली आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ये मतलब ऐसे सबसे छोटा महोबा, उसका चित्रकूट, ऐसे करके हैं। सबसे बड़ा इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ आता है। इसमें पूछा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा जिला कौन है, इलाहाबाद। ऑप्शन में दिया तो इलाहाबाद मार देंगे हम। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है?
प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे नीले रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अधिक पाए जाते हैं? मेरठ में, मिर्ज़ापुर में, वाराणसी में या बांदा में? बताओ भैया कहाँ पाए जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसकी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है जहां प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, बलधरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जो चाक या खड़िया लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये लगभग 500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी जगदीश सिंह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की तो इसको जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसको एक नाम दिया गया था 1857 क्रांति को। और इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। हमने आपको बताया था जो कल के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आया था, बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था 8 तारीख को, 8 मई को, तो उसमें हालांकि जो है आगे चल करके फिर अप्रैल और मई में जो है फिर फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। वहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई थी और आगे चल के फिर मेरठ में सैन्य टुकड़ियों ने इसका विद्रोह किया। फिर धीरे धीरे करके जो है झांसी, लखनऊ ऐसे करके जो है सारी चीज़ें हुई। जैसे तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, है ना, कानपुर में। उसके बाद जो है जगदीश सिंह बिहार में थे। तो ऐसे करके यहाँ पे पूछा क्या है, कानपुर का नेता कौन पूछा है ना। तो बेसिकली कानपुर के नेता तो आपके नाना साहब थे। नाना साहब तात्या टोपे इनकी मदद कर रहे थे। ठीक है, जगदीश सिंह जो है ये कुंवर जगदीश सिंह जो है बिहार के नेतृत्व करता थे। ठीक है, और अगर इसमें वाजिद अली शाह की बात करें तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको कुशासन का आरोप लगा के जो है 1965 में इसको हटा 1965 में 1865 में इसको जो है सहायक संधि स्वीकार कराई गई थी। और बाद में आगे चल करके जो है ये जब चीज़ें हुई तो 1764 में इसके साथ ये घटना हो गई। 1801 या 2 में जो है इसको अंग्रेजी राज्य मिला लिया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1857 से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था ये 1857 का। इस विद्रोह जिसे झांसी का विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई की, कुंवर सिंह जो है आपका बिहार का किए, बहादुर शाह जफर जो हो दिल्ली का कर दिए, नाना साहब जो है ये कानपुर का कर दिए, तात्या टोपे और भी जो है इनके सेनानायक के रूप में थे। बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ का कर दी, लियाकत अली जो है इलाहाबाद में कर रहे थे। बात क्लियर है। तो ऐसे करके 1857 का विद्रोह जो है असफल भी रहा, क्योंकि इसका कारण ये था कि इसमें जो है अलग अलग दिन में ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 15 नंबर क्या भैया? हाँ, पूछा है कौन से राष्ट्रीय नेता ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? देखिए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके तो हमको लगता है आपको ये याद हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। आप सॉरी माफ़ करिएगा, इसका राइट आंसर जो है ये आपका दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में ये है कि ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। क्या थे? राजनैतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होने के साथ साथ ये क्या थे? ये नरम दल के नेता थे। किसके? नरम दल के नेता, अहिंसावादी नरम दल के नेता थे। बात क्लियर है? तो ये आप गांधी जी इसके विषय में जान लीजिए। अब इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाला मोहन घोष, आनंद चरलू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया किसने किया था? देखिए केसरी जो है ये मराठा अखबार था। कौन सा? मराठा अखबार था। ठीक है, मराठा समाचार पत्र था। इसकी स्थापना जो 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है ये 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने मृत्यु से पहले ही नारा दिया था क्या? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। उसके बाद इनको वैलेंटाइन रोल ने क्या कहा? अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? अशांति का जनक कहा था इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? 16 नंबर
वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी सचिन सन्याल, ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम इसकी बात करें भैया तो 1904 से पहले आप आइए 1899 में। 1899 में वीडी सावरकर और गणेश सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर के मित्र मेला की स्थापना की थी। मित्र मेला जिसको अंग्रेजों द्वारा बैन कर दिया गया, तो इसका परिवर्तित रूप क्या आ गया? इसका परिवर्तित रूप 1904 में जो है आ गया अभिनव भारत जो बम बनाने का काम करते थे। हालांकि इसका उपयोग जो है जब आपका जो है 1905 में जब शुरू हुआ था, कार्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ, जब विद्रोह हुआ, तो उसके बहुत बढ़ चढ़ के जो है अभिनव भारत ने हिस्सा लिया था। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा वीडी सावरकर। ठीक है, 18 नंबर लेते हैं। वर्ष 1900 में 1905 होगा मेरे भाई, 1905 बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? कर्जन, एल्गिन, मिंटो, इनमें से कोई नहीं। देखो भैया मिंटो की बात करें तो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, ये करीब 1906 से लेकर के 1909 तक रहा है। ये बात क्लियर है। एल्गिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब ये बहुत पहले आ गए थे। बात करते हैं कर्जन की, तो ये कर्जन जो है करीब 1899 से लेकर 1905 तक था। ये 1905 में इसने ही जो है बंगाल का विभाजन कराया था। 19 जुलाई को उसने जो घोषणा करी थी, 16 अक्टूबर को उसका विभाजन होना था, लेकिन 7 अगस्त को ही जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद जो बंगाल विभाजन था उसको खत्म करना पड़ा। ये सारी चीज़ें थी, ये एक आंदोलन का ही परिणाम था, जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्जन था। ठीक है, 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? यशपाल के द्वारा, भगवती चरण बोहरा के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा या सूर्यसेन के द्वारा? बताओ भैया। देखिए वर्ष जैसे अगर बात करें जो क्रांतिकारी बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बम मतलब होता है बम का दर्शन, जिसका शीर्षक जो था वो हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा घोषणा पत्र था। ठीक है, इसको निकालने वाले कौन थे? इसको निकालने वाले थे भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं अंतिम प्रश्न अपना। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? क्रिप्स मिशन, बेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन? बताओ भैया किसने अमान्य कर दिया था? देखिए इसकी बात अगर करें तो कैबिनेट मिशन जो है इसने जो है अमान्य किया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने अमान्य किया था। क्रिप्स मिशन आपका आ गया था 1942 में। ठीक है, वेवेल प्लान आया आपका 1946 में आया था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान इसको बोला जाता है। कैबिनेट मिशन जो आया था ये आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन है, जिसमें बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन भी किए, है ना। और इसने एक काम, सबसे बड़ा काम किया था, पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। ठीक, बेसिकली हुआ क्या था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार जो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार देगी, अतः भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, तथा उसके साथ ही पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान गठन में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या हो जाएगी और सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत से नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक में थे, तथा पंजाब के जालंधर में एवं अम्बाला में डिवीजन में हिंदू व सिख बहुसंख्यक में थे, अतः विभाजन की मांग कर सकते थे। पंजाब और एवं बंगाल के विभाजन के क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ जा सकती थी, इसलिए सशस्त्र सेनाओं का विभाजन जो है इनका खतरनाक हो सकता था। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका सी होगा। जो ये था पाकिस्तान की योजना था, इसको किसने नहीं माना था? तो कैबिनेट मिशन ने नहीं माना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसको विराम देते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।